हेलो एवरीवन। आज है 27 अक्टूबर और आज का हम द हिंदू की एडिटोरियल्स हम कवर कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो गाज़ा के बारे में है। तो अभी इसको लिखा है हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2007 से 17 तक, हामिद अंसारी जी, उन्होंने लिखा है। उन्होंने बेसिकली अभी जो अमेरिका का इंटरफेरेंस है इसराइल के साथ में हमास को टॉपल करने का, तो उसके बारे में बताया कि उसमें एक स्टेटमेंट जो है हमास के लीडर का, अबू अबू मरज़ोक, उसके उसके बारे में बताते हैं कि वो ये बोलते हैं कि हम सिर्फ हमारे राइट्स के लिए लड़ रहे हैं बिकॉज़ ये हमारी हिस्टोरिकल लैंड है और हमें सिर्फ पीस चाहिए और साथ में हमें हमारे थोड़े से राइट्स चाहिए। हमने बहुत तरीके इसके लिए अपनाए कि हमने पॉलिटिकल मेथड हमने यूज़ किया, हमने वायलेंस मेथड यूज़ किया, बट उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। हमें हमें ना कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ उससे। फिर जो ये 1948 में टू नेशन जो थ्योरी आप लेकर आ रहे थे, उसका भी कोई इफ़ेक्ट रहा नहीं। और ये और ऐड करते हैं अबू मज़ूक, ये बोलते हैं कि इसराइल जो है उन्होंने कब इसराइल हमेशा अपने ना बाउंड्री से बाहर जो है अटैक करता है, बट पैलेस्टीनियंस ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो कभी बाहर जाके इसराइल के ऊपर या किसी के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम ये है कि इसराइल जो पैलेस्टीनियन है वो बाहर निकल कर अटैक कर रहे हैं। इसमें तेल अवीव का रिस्पांस क्या आता है, उसमें ये बोला जाता है कि जो इसराइल है ना हमास अटैक का, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक उनको जो है वो रिस्पांस दिया है। इसमें ये बोला गया है कि जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था ना वो ये था कि उनको नॉर्थन जोन को ना ऑक्यूपाई करना है, जिससे कि किसको, इसराइल का बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव था कि नॉर्थन जोन लाइक पैलेस्टीन को उन्होंने ऑक्यूपाई करना है और फिर वहाँ पे अपने सेटलमेंट्स को भेज देने हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर इनका रिस्पांस हमें देखने को मिलता है। और ये और बोला जाता है कि जो इसराइल है ना वो जो वो सहकर आए हैं जर्मनी के अंदर जो नाजीज़ के द्वारा, जो हिटलर पे उन्होंने अत्याचार किए हैं, वो यहाँ पे आगे पैलेस्टीनियंस के ऊपर कर रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि हम नाजीज़ नहीं हैं, हम पैलेस्टीनियंस, हम अरब्स हैं। फिर इसके बाद में ये बोला जा रहा है कि जो ये लोग हमेशा पैलेस्टीनियंस को नाजीज़ की तरह देखते हैं। इसमें एक टर्म को ज़्यादा रेफ़र किया गया है, वो है ज़ियोनिज़्म। ज़ियोनिज़्म ये है कि आप किसी के ऊपर मतलब उसको रूल कर रहे हो, उसको कॉलोनियलाइज़ कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। वही यहीं पे किया गया है। और ये भी राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूएनएससी के भी काफ़ी इनमरेबल रिजोल्यूशंस आ चुके हैं, लेकिन वो सारे के सारे वहाँ पे पैलेस्टीन इसराइल के वहाँ पे सारे अनइम्प्लीमेंटेड रहते हैं, इतने इम्प्लीमेंट वहाँ पे हो नहीं पाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि जो यूएनएससी का रूट होता है ना, वो इन्होंने एक लास्ट टाइम अगर हम देखें यूएनएससी ने रिजोल्यूशन उसका देखें तो अब्राहम अकॉर्ड्स है जिसको सितंबर 2020 में लिया गया था। उसमें ये था कि अगर कोई भी दो नेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है तो उनको कैसे उनको डाउन करना है, उनको इग्नोर करना है, जिससे दोनों का ही वेलफेयर हो पाए। अब इसका नो मोर इनविजिबल, इसका मतलब ये है कि इसराइल ये चाहता है कि बार बार ये नहीं हो कि बार बार हम लड़ते रहें, तो इसलिए वो ख़त्म करना चाहता है किस्सा। तो उसके लिए क्या करना चाह रहा है इसराइल का, ये है उनका गाज़ा ऑपरेशन के तहत कि वो जो हमास है उसको टॉपल करना और उनकी मिलिट्री को डिस्ट्रॉय करना है उनको, और अपने बॉर्डर्स को जो है डिफेंड करना है। इसके अंदर एक अरब कॉलोनियलिस्ट ये भी बोलते हैं कि इससे क्या होगा, इसराइल की जो खुद की स्कैरीनेस है और जो खुद के डर है ना जो भी उनके, वो सारे वैनिश हो जाएंगे कि यार बार बार में क्या लड़ना। फिर और इसमें जो यूएस का रिस्पांस देखा जा रहा है ना कि अपने अलाई को वो सपोर्ट कर रहा है, बट वो जानता भी है कि इसराइल क्या रियल कर रहा है, क्या उसकी गलतियाँ हैं। तो यूएसए को एक तरह से ये नहीं करना चाहिए, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गाज़ा और इसराइल पे, ये भी राइटर पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और ये परसिस्टेंट क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि जो मान लो इसराइल जो है गाज़ा में अगर चला भी जाएगा तो इससे ये होगा कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, एक तो उनका हनन होगा, और जो अमेरिका के जो सबसे इम्पोर्टेंट अलाय है इजिप्ट और जॉर्डन, उनके अंदर भी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और जो पहले रिलेशंस जो थे थोड़े इसराइल के और साउथ अरेबिया के हमें सही होते दिख रहे थे, वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और ज़्यादा टफ होते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो है इंस्टेबिलिटी उस रीजन में इतनी ज़्यादा आ जाएगी
फिर इससे ये भी होगा कि अभी इसमें ना एक भला हो रहा है ईरान का। ईरान की जो स्ट्रैटेजी थी कि इज़राइल को वो उसके ही इंपीरियल आउटस्ट्रेच में उसको वीकन करता रहे, तो वो भी एक तरह से सक्सेसफुल हो रहा है। तो फ्रेडमैन ऐड करते हैं कि बाइडन क्या राइट है अगर वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं? अगर वो राइट है तो उनको ये भी क्वेश्चन बताना चाहिए कि अगर इज़राइल ने अगर हमास को टोपल कर लिया तो गाज़ा को कौन रन करेगा? अगर गाज़ा को मान लो इज़राइल भी रन कर रहा है तो उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं गाज़ा में जाके, तो उसको क्या वो फिर से स्टैब्लिश कर देंगे? क्या उनको फिर से वो लेकर आ जाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि हाउ लॉन्ग डज इज़राइल इंटेंड टू अलाउ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस टू अनफोल्ड इन सदर्न गाज़ा? कब तक वो ये सब चीज़ें करते रहेंगे? और यूएस प्रेसिडेंट जो जो बाइडेन है वो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो रहे हैं कि भाई हमास को कंडम करना है, ये करना है जस्ट बिकॉज अपने अलाई के लिए। तो ये भी चीज़ गलत करने के बारे में बात कर रही है। तो यही है कि पूरे आर्टिकल में यही बोल रहे हैं कि जो अमेरिका का सपोर्ट है वो बहुत ही इलॉजिकल है, बहुत ही एम्पैथेटिक है। तो उसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमास मान लो कल को मान लो इज़राइल उस पर ओवरटेक भी कर लेता है तो जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे और इंस्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो यही इस आर्टिकल की रख था। फिर इसके बाद में हम चलते हैं मणिपुर के बारे में। और मणिपुर का जो वायलेंस हो रहा है ना वो एक संवाद मांगता है कि वहाँ पे जो हो रहा है उनके ऊपर भी हमें थोड़ा गौर फरमाने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद में एक व्यू है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष क्या होता है? Not because one loves the opponent, but because one needs to understand the opponent better if one has to win an argument. मतलब जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, अगर मान लो कोई भी आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अपोनेंट को लव कर रहा है, बट अगर उसको मतलब उसको सामने अपोनेंट को लव करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको समझने की ज़रूरत है आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए। ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये भी बोल रहे हैं कि जैसे गाज़ा ब्लीड कर रहा है ना, अभी गाज़ा के अंदर काफ़ी वायलेंस क्रिएट हो रहा है। देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ दैट कैन एक्सप्लेन द लार्ज स्केल वायलेंस एंड ह्यूमन ट्रेजिडी दैट इज़ इन्फ्रंटिंग द कंट्री, while some find faults with the initial point of ignition by Hamas. There are others who are worried about the quantum of destruction that Palestinians have faced. इनमें यही बोल रहे हैं कि देखो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, इतना डिस्ट्रक्शन हमास में हो रहा है। क्योंकि पहला तो ये बोला जा रहा है कि यार हमास ने उठा के इसराइल पर अटैक कर दिया, तो वो चीज़ गलत है। बट जो आज वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर रही है इसराइल, क्या उसका क्या पॉइंट है? उसका कुछ भी नहीं पॉइंट है। वही वाली बात हो गई। वहीं पे अगर हम कैरी करें हमारे जो रिसेंट इवेंट्स हैं, जो कि चैलेंज हम हमारे यहाँ पे फेस कर रहे हैं, जैसे कि मणिपुर के अंदर, तो इसके अंदर भी ये देखा गया है कि वो जो क्वांटम है ना वायलेंस का, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसराइल पैलेस्टीन के अंदर देखेंगे। अब हमारे अगर मणिपुर क्राइसिस की हम अगर बात करें तो उसमें ये है कि पाँच महीने से ये चल रहा है, ठीक है, और कि हमें ये भी पता है कि भाई वायलेंस क्यों क्रिएट हो रहा है और अभी भी चल रहा है, जो कि वेरी सिविल सोसाइटीज़ जो। तो अभी हुआ क्या है कि जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है? एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक तरह से संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कंसिस्ट करती है सीनियर जर्नलिस्ट जो होते हैं, एडिटर्स जो होते हैं, उनकी एक टीम है। उनका ये है कि वो जो है फेवर में लिख रहे हैं। किसके फेवर में लिख रहे हैं? कुकीज़ के फेवर में लिख रहे हैं। और ये भी गिल्ड ने भी क्या सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी सीकिंग करी है कि उनको जो मणिपुर जो पुलिस है उसकी जो एफआईआर जो फाइल की गई है मणिपुर पुलिस के द्वारा, उनको न्यूट्रलाइज कर दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि तो वही वाली बात हुई कि पुलिस जो है वो क्या कर रही है, वो सपोर्ट कर रही है मेटीज़ को, जो वहाँ पे एलाइड क्लास है ना, उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये चीज़ जो है गिल्ड जो है हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये चीज़ नोटिस करी। और कुछ और भी ट्रुथ अगर हम देखने को मिले तो ये है कि अभी रिसेंटली जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था तो उन्होंने ये देखा कि जो किडनैपिंग है ना,
किडनैपिंग हुई है, किलिंग 2 मेथी स्टूडेंट्स की और 2 क्योंकि विमेन को स्ट्रिप किया गया है और एक फॉर्मर कैडर जो है पीएलए का, पीपल लिबरेशन आर्मी का, उनको अरेस्ट कर दिया गया है मणिपुर के अंदर। तो और सेवरल मणिपुर बेस्ड ट्रैफिकर्स को भी हमने अरेस्ट किया है मिज़ोरम, असम और त्रिपुरा में। तो ये सब पॉइंट आउट करती है कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ है ये सब, तो इससे ये देखा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप सिर्फ वहाँ पे बैठा हुआ है। अब इनकी पॉलिटिक्स क्या है, मतलब हार्डनेस एंड उनकी पॉलिटिक्स क्या है, इसमें ये बोला जा रहा है पॉलिटिक्स के अंदर कि ज़्यादातर पॉलिटिक्स क्या है वो इसको लेकर, सब चीज़ों को लेकर चिंतित है ये सब लोग। और कोई भी है ना, मतलब पार्ट इसके अंदर, इस वायलेंस के अंदर इतना इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा है। और इससे क्या हो रही है, ह्यूमैनिटी जो है ना, जो इंसान की ह्यूमैनिटी है वो एक बैक सीट लेने की कोशिश कर रही है इसके अंदर। बट फैक्ट ये है कि जितने भी इंस्टेंसेस है जो ये भी हैं जहाँ पे आर्म्ड मिलिटेंट्स जो है वो जो है उन फेस कर रहे हैं, जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं उनको कोई भी अगर नॉर्मल ट्राइबल कम्युनिटी है वो आके उनको मार देती है, या ये जितना भी सब चीज़ें हो रहे हैं इनडायरेक्टली ये सब चीज़ें ना बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं और एक तरह से फॉल्स सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी जो है लोगों के बीच में फैला रही है कि ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे चल रही है। अब हमें फोकस करना है बॉन्ड्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसलिए ये बॉन्ड के ऊपर फोकस करने की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो कि अगर कोएग्जिस्टेंस अगर हमने इन सब का कर भी लिया, जैसे कि मैट्रिमोनियल बॉन्ड्स इनके बीच में अगर इस्टेब्लिश कर लिए और कुछ भी इतनी कम्युनिटीज़ हैं, तो बात ये है कि रियलिटीज़ अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो वो चीज़ नहीं वो चीज़ यहाँ पे नहीं बन सकती है। तो ये बोला गया कि डायलॉग डज नॉट नेसेसरीली मीन पॉलिटिकल एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, आपस में एक दूसरे आपस में आमने सामने बैठे और चीज़ों को सॉल्व करें। ऐसे नहीं है कि बस लड़े जा रहे हैं, थोड़ा उनको डायलॉग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपस में बात करना चाहिए। इसी से ये होगा कि यहाँ पे जो वॉयलेंस है वो कम हो जाएगा। तो बहुत ही टेक्निकल सा ये आर्टिकल है, इसके अंदर सिर्फ ये बोला गया है, संवाद को इम्पोर्टेंस दी गई है कि वॉयलेंस आप क्रिएट मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपस में बात करके इन चीज़ों को समझाइए। और राइटर ये भी बोल रहे हैं कि जो ये सब क्राइसिस हो रहे हैं, इतना सब क्राइस अगर हम देख रहे हैं कि मणिपुर पुलिस है वो उसके जो है मिडीज़ जो एलाइट क्लास है उसके साथ में है, और जो मतलब बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं सिटी के अंदर की ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, पीएलए हो गई, किडनैपिंग हो गई, इन सब से ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। और फिर ये भी देखा जा रहा है कि लोग इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो लोग पॉलिटिक्स वहाँ पे खेलने की जगह ये नहीं है कि अब वहाँ पे डिफेंसिव चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। तो इस जगह देखा जा रहा है कि ह्यूमैनिटी भी बैक ट्रैक हो रही है। अब इनको ये करना चाहिए कि इनको अपने बॉन्ड्स पे फोकस करना चाहिए कि कब तक लड़ोगे। अगर इफ़ द थिंग विल गो इनफाइनाइट तो चीज़ें आपको ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करेगी। तो इसलिए है कि राइटर जो है डायलॉग की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि उनको बैठ के अपने जो चीज़ें हैं उनके ऊपर उन्हें वर्क करना चाहिए, जिससे उनके जो वहाँ का वायलेंस है वो कम होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट इसको 5 मंथ्स इस वायलेंस को हो चुके हैं और आगे भी अगर ये ब्लीड करेगा तो इससे काफ़ी इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो हैं वो ख़राब होंगे। तो राइटर का बस यही कहना है कि संवाद पे आप फोकस कीजिए। ये 2 आर्टिकल्स हो गए, हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलते हैं। दैट इज़ अबाउट द जो ग्लोबल टर्मोइल चल रहा है उसका इकोनॉमिक आउटपुट क्या आएगा। हमने जब 6 अक्टूबर को देखा था तो हमारी जो जीडीपी है वो 6.5% से ग्रोथ रेट दिखा रही थी। बट अभी रिसेंटली हम ये देखेंगे कि कितना सारा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर टेंशन अभी हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक हो रही है। क्योंकि अभी हमने देखा कि आउटसाइड इतने डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, अनइवन मॉनसून आया, उससे क्या हो गया है, हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड को हम उतना फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं और हर रात कोई ना कोई न्यू अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाती है। जैसे कि इजराइल हमास वॉर है, तो उससे हमारे फ्यूल है और इन सब की प्राइसेस पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और रिसेंटली जो हमारी निर्मला सीतारमन जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर मैम है, उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी ये ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हैं उनके उससे हमारे फूड, फ्यूल और फर्टिलाइज़र सप्लाई पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। और इवन गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है
जो इवन इफ द गवर्नमेंट रिफ्रेन्स फ्रॉम पासिंग ऑन हायर प्राइसेस टू कंज्यूमर इन द इलेक्शन सीजन, और इससे क्या होगा, इलेक्शन सीजन में वो हाई प्राइसेस भी नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें टर्मोइल हो रही है। नो अनसर्टेनिटी स्टिल इस, और इसमें ये भी बोला जा वही है कि आरबीआई भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, इवनली उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, हमारी जो ग्रोथ है वो साइड ट्रैक होती जा रही है। और हमने ये देखा है कि हमारा जो मतलब प्राइसेस है और जो भी और सब चीज़ें हैं उनके रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो ग्रोथ रेट है उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बताई जा रही है। तो इनडायरेक्टली आपने अगर बेसिक इकोनॉमी पढ़ा होगा तो ये तो आपको वैसे भी आइडिया लग जाएगा। तो हमने आज 3 आर्टिकल को कवर किया। नेक्स्ट हमारा ओपिनियन पेज है, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर है, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। तो यही हमारे 3 थे जहाँ पे संवाद को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, यहाँ पे यूएसए के इंटरफेरेंस को थोड़ा सा वो गलत बता रहे हैं, और हमारे इकोनॉमिक में कितना इफेक्ट हो रहा है ये सब अनइवन मानसून से, और जो इसराइल हमास वॉर हो रहा है इन सब से हमें कितना इफेक्ट हो रहा है। इतना इफेक्ट की वजह से ना तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा सपोर्ट कर पा रही है, और नहीं हमारी आरबीआई उन सिचुएशंस को अच्छे से टैकल कर पा रहे हैं, जिससे हमारी ग्रोथ रेट जो है इतनी नहीं दिख रही है हमें। तो ये 3 हमारे आर्टिकल थे आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।